हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेविस और पेंग के बारे में। डेविस और पेंग का यहाँ पे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग प्रवाल भित्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेविस और पेंग को देख लेते हैं, उसके बाद प्रवाल भित्ति के सिद्धांत को भी इसमें हम इंक्लूड किए हैं, तो यहाँ से वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इससे आप यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी डेविस और पेंग के बारे में जानते ही हैं और इनकी जो सिद्धांत हैं उसको आपने पढ़ा भी होगा, और कंपैरिजन का आपको सटीक तरीके से आसानी से नहीं मिल पाता है। तो जब आपने इन दोनों को पढ़ लिया है तो अब इनका दोनों का अध्ययन कर लिया जाए। और जियोमॉर्फोलॉजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका यदि पूरे जियोमॉर्फोलॉजी का आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज मटेरियल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी करके हमने बनाया है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको यूजीसी नेट के लिए प्रॉपर टॉपिक टू टॉपिक आपको कराया गया है। तो वहाँ से आप जियोमॉर्फोलॉजी को कम्प्लीटली देख पाएंगे, उसको वहाँ से नोट डाउन कर पाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया है, तो पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, इससे आपका काफ़ी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। यदि आप यूजीसी नेट जून देने जा रहे हैं और 2020 के लिए, तो यदि फर्स्ट पेपर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके स्कोर को 40 के आसपास बनाया जाए। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, पेपर 1 पेड के नाम से आप मैसेज करिएगा तो वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेविस का जो अपर्दन चक्र रहा है वो क्या रहा है और पेंग का जो अपर्दन चक्र रहा है वो क्या रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, तो बहुत सारे तरीके से उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेविस के बारे में। डेविस कहाँ के हैं? ये हैं अमेरिकी भूगोलविद्ता। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछ दिया गया है, यहाँ तक कि नेट में भी प्रश्न आया कि निम्न में से अमेरिकी भूगोलविद्ता कौन है। तो डेविस जो है ये अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। इन्होंने 1889 में 1889 में अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल एसे में भौगोलिक चक्र को विवेचित किया था, यानी उसी में इसका वर्णन इन्होंने विस्तृत तरीके से दिया था। और इन्होंने अपर्दन चक्र की समयावधि में ये बताया कि वह विभिन्न प्रकार के भूखंडों में या उत्थित भूखंडों में क्रमशः युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, ये भौगोलिक चक्र जो है 3 अवस्थाओं में गुजर के, किसमें? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ठीक, इन तीनों फेज़ में ये गुजरते हुए आपका समाप्त होता है, यानी अंततः संप्राय मैदान जिसे पेनिप्लेन कहा गया वहाँ पे जाके ये समाप्त होता है। ठीक, तो ये प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्शियरी स्टेज भी कहा जाता है। तो संप्राय मैदान क्या होता है? ये आपका स्थल विहीन या स्थल खंड विहीन मैदान होता है। यहाँ पे एक प्रकार से मोनाड नाक ही आपका शेष के रूप में बच पाता है। और इन्होंने माना कि, जो डेविस ने माना था कि मान लीजिए ये फिगर इसने यहाँ पे हम बना दे रहे हैं इनका, तो इन्होंने माना कि जो उत्थान होता है, यानी कि अपर्दन कब चालू होता है कि जब मैक्सिमम, यहाँ पे इन्होंने बताया कि उत्थान जब अधिकतम हो जाए, यानी उत्थान जब समाप्त हो जाए तब उसके बाद अपर्दन चालू होता है। अब पेंग ने क्या बोला कि पेंग ने जो बोला कि उन्होंने ये बताया कि उत्थान ख़त्म होने के बाद अपर्दन नहीं चालू होता, बल्कि जो उत्थान स्टार्ट होता है तुरंत ही उसके साथ अपर्दन भी चालू हो जाता है। और उन्होंने डेविस की तरह ही पेंग ने वहाँ पे एक, जैसे इन्होंने प्रथम अवस्था यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था किया था, उसी तरह पेंग महोदय ने आफस्ती जिंडे, इंटिवक्लुंग और ग्लीक फार्मिंग और आबस्ती जिंडे, यानी आफस्ती जिंडे का संबंध पेंग का किससे था? आफस्ती जिंडे। इसका पेंग का डेविस वाले किसके था? युवावस्था से था। और ग्लीक फार्मिंग का, ग्लीक का प्रौढ़ावस्था से था। ठीक, और बचा क्या है आपका? जीर्णावस्था या वृद्धावस्था या तृतीय अवस्था।
तो जीर्णावस्था का जो इन्होंने एक पेंक ने बताया वो आपका आबस्ती जिंडे बताया था, आबस्ती। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन दोनों में अंतर यही था कि डेविस ने बताया कि उत्थान के पूर्ण के पश्चात ही अपर्दन प्रक्रिया चालू होती है, लेकिन पेंक ने कहा कि नहीं, जैसे उत्थान होता है वैसे अपर्दन चालू हो जाता है। यही आपका वास्तविकता भी है। ठीक, तो यही वास्तविकता है कि जो अपर्दन उत्थान होता है उसी तरह से आपका अपर्दन चालू हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका दोनों के बीच अंतर क्या है। आपने तीनों अवस्थाओं को देख लिया। तीनों अवस्थाओं में आपने देखा कि डेविस में अंतिम फेज में क्या बनता है, तो डेविस ने अंतिम फेज में बताया कि संप्राय मैदान या पेनिप्लेन बनता है, जबकि जो पेंक का मॉडल है इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि लास्ट में इनका इंड्रम्फ जिसे कहा जाए, उन्होंने ये बताया तो पेंग ने इंड्रम्प बताया, इंसेलवर्ग का यूज किया, प्राइमारम्प की स्थिति को बताया। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इन दोनों लोगों के बारे में आप पढ़े होंगे, किसी भी किताब में आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा एक आकृति विहीन संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यानी अपर्दन होते होते उसका स्थिति जो है संप्राय मैदान की तरह हो जाती है। इस स्थिति के बाद अपर्दन की क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। यानी जब अपर्दन कहाँ तक होगा, मीन सी लेवल तक ही होगा, उससे नीचे तो अपर्दन हो नहीं पाएगा। या मान लीजिए कि यहाँ कोई प्लेस है और ये कोई यहाँ पे उत्थित स्थल है, तो अपर्दन इसका यहीं तक तो होगा। जब ऐसे मिट्टी बह के यहाँ पे आ जाएगी तो इससे ज़्यादा तो अपर्दन यहाँ से संभव नहीं है ना। लेकिन जब यहाँ पे आप देखिए कि इधर नीचा भाग है, तब यहाँ का अपर्दन यहाँ होगा। इसी तरह से आपका अपर्दन प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस स्थिति के बाद अपर्दन की क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। इसे हम लोग क्या करते हैं, अपर्दन चक्र का समापन कहते हैं। यदि वह स्थल पुनः उत्थित होता है, यानी उसमें उत्थान होता है, तो अपर्दन चक्र की दूसरी क्रिया आरंभ हो जाएगी। तो अपर्दन चक्र को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम मॉरिस डेविस को जाता है। डेविस ने पूर्व में पावेल डटन, जेम्स डटन, आइसोस्टेसी के प्रतिपादन डटन है, और पावेल जो है ये आधार तल की संकल्पना दिया इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि डेविस के पूर्व पावेल और डटन ने भी आधार तल आधारित अपर्दन क्रिया का विश्लेषण किया था, लेकिन चक्रीय विश्लेषण का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, डेविस को जाता है। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न ये क्लियर हो गया। डेविस ने अपर्दन चक्र की तुलना मानव जीवन चक्र से की थी। समझ में आई बात। जिस तरह मानव के जीवन में युवावस्था होती है, उसमें व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, तोड़ फोड़ यानी एग्रेसिव दिमाग हमेशा उसका रहता है, उसी तरह से जो डेविस ने अपर्दन चक्र की बात की, या नदियों की बात आप कर लीजिए कि जब नदियाँ अपने युवावस्था में होती हैं, यानी कि जब वो उनका उद्गम होता है, तो आप देखिए पहाड़ों से निकलती हैं, बड़े बड़े गार्जों का निर्माण करती हैं। पहाड़ों में भी वो गार्ज का निर्माण करती हैं, चट्टानों को तोड़ते हुए बहती हैं, यानी वो क्या हो गई, उनकी युवावस्था हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो मैदानों की तरफ प्रवेश करती हैं, उनके अंदर जो वेग होता है, यानी उसके जल के वेग धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो क्या किस अवस्था में आ जाती है, प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। और जैसे इसी तरह से मनुष्य भी जब 35 से 40 के बाद की जो एज होती है, 30 के बाद जो एज होती है, उसमें वह शालीन, समझदार आदि मतलब विभिन्न प्रकार के उसमें वो गति, वो अग्रेसिव, वो क्रोध नहीं रह जाता। इसी तरह से वृद्धावस्था की भी बात उन्होंने की कि लास्ट में जब स्थिति आती है तो उसके पास नदियों में वेग नहीं रह जाता, तो वो जो नदभार लिए रहते हैं वहीं छोड़ के हुए प्रवाहित होते रहते हैं और लास्ट में डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेविस के अनुसार जिस प्रकार मानव जीवन में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था का आगमन होता है,
इसी प्रकार स्थलाकृति विकास यानी अपर्दन चक्र का भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होता है, जैसा कि हमने आपसे डिस्कस कर दिया है। जिस प्रकार वृद्धावस्था में मानव क्या होता है, निष्क्रिय होता है, उसी प्रकार से स्थलाकृतिक विकास की विक्रिया निष्क्रिय हो जाती है। और इसी तरह से आपका पेंक की बात हमने किया कि पेंक के जर्मनी से हैं और इन्होंने जर्मन भाषा में आपका आपस्तिजिंडे इंटिवक्लुंग और ग्लीक फार्मिंग इंटिवक्लुंग और आबस्तिजिंडे ग्लिट इंटिवक्लुंग इन्होंने बात किया कि 3 स्टेजेस में। तो जर्मन स्थलाकृतिक वैज्ञानिक वाल्टर पेंक ने लगभग इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया। पेंक की मान्यता ये रही कि अपर्दन के समापन के समय आकृति विहीन मैदान विकसित हो जाते हैं, यानी जब अपर्दन समाप्त होगा उसके समय ही आकृति विहीन मैदान आपका दिखने लगेगा। विलियम मॉरिस डेविस ने अपने जो विचार दिए वो 1889 में बुक इनकी थी ज्योग्राफिकल ऐसे जो लिखा है ये आपका इससे होगा, यानी निबंध वाला था, इसके माध्यम से बताया। और पेंक ने जो अपना विचार था ये 1924 में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत करके उस माध्यम से बताया। रिसर्च पेपर का जो टाइटल था वो था मॉर्फोलॉजी एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसका प्रकाशन हुआ था ज्योग्राफिकल रिव्यू नामक पत्रिका में। इन दोनों स्थलाकृतिक वैज्ञानिक ने अपने कार्यों में कई समानताएं और विषमताएं देखी। कुछ स्थलाकृतिक वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों के कार्य समान हैं लेकिन एक नहीं है। लेकिन डेविस और पेंक का जो तुलनात्मक अध्ययन है उनके कार्यों की समरूपता के कारण नहीं है, बल्कि उनकी विविधता के कारण है, यानी जो अलग अलग विविधता है। कई मुद्दों पर दोनों के विचारों में मतभेद है लेकिन समरूपता भी पाई जाती है। हम मतभेदों और समरूपता दोनों को देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया है तुलनात्मक अध्ययन की, कंपैरिजन स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी की। तो कंपैरिजन जब आप करेंगे तुलनात्मक से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अप्रोच करेंगे, यानी कि क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं। यदि आप केवल अंतर स्पष्ट करेंगे तब वहाँ पे केवल आप असमानताएं लेंगे। समानताएं की बात करें कि दोनों की जो प्रक्रिया थी क्या थी, चक्रीय स्थलाकृतिक विकास की प्रक्रिया के प्रति दोनों की सहमति थी, राइट है ये। दोनों ने बताया कि स्थलाकृतिक विकास उत्थान उसमें ज़रूरी होता है, यानी कि स्थलाकृतिक विकास तभी होगा यदि उत्थान होगा, बिना उत्थान के नहीं होगा। ये दोनों के थ्योरी में, यानी डेविस और पेंक दोनों ने अपने सिद्धांतों में इसका वर्णन किया है। दोनों के द्वारा अपर्दन का अंतिम लक्ष्य आधार तल की प्राप्ति करना है, यानी कि डेविस और पेंक दोनों ने ये माना कि आधार तल की प्राप्ति इनका अंतिम लक्ष्य था, इसलिए प्रमुख नदी का तली आधार पे तल को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अर्थात कि जो नदी है, नदी का तली आधार तल को जब तक प्राप्त कर ले तो वहीं क्या होता है, नदी में आप देखते हैं कि अपर्दन क्रिया समाप्त हो जाती है। आप देखते हैं कि नदी तली में अपर्दन तभी तक करेगी जब तक जो है उसका तली समाप्त ना हो जाए, यानी कि जो मेन तली है जहाँ तक वो बहाव कर सकती वहाँ तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए, यानी घाटियों में, तो उसके बाद उसका अपर्दन समाप्त हो जाता है। अगली जो समानता है कि अपर्दन क्रिया के समापन के समय आकृति विहीन संप्राय मैदान का विकास होता है, यानी कि जो आबस्तिजिंडे है या जो जीर्णावस्था उसके बाद जो आकृति बनती है वो क्या होती है, आकृति विहीन होती है अपर्दन क्रिया में। तो इसी मैदान को का पुनः जब उत्थान होगा तो अपर्दन चक्र की दूसरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, यानी पहली समाप्त होकर दूसरी चालू होगी। लेकिन डेविस और पेंक में कुछ विषमता भी हैं। विषमताएं देख लीजिए कि उत्थान से संबंधित विषमताएं हैं। नंबर 1 उत्थान से संबंधित कि डेविस के अनुसार उत्थान के बाद ही अपर्दन क्रिया चालू होती है, जैसा हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। पुनः उन्होंने ये भी बताया कि उत्थान की अवधि अपर्दन की अवधि की तुलना में छोटी होती है और उत्थान की क्रिया शीघ्र घटित होती है। ठीक, हालांकि यहाँ पे कोई विशेष मानचित्र वगैरह नहीं इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे इनका ये मानना है कि उत्थान जो है, डेविस का मानना है कि उत्थान, मान लीजिए ये जो है ये आपका डेविस का है। डेविस ने ये माना कि जब उत्थान हो जाए फिर आपका अपर्दन हो। लेकिन पेंक ने क्या माना, नहीं,
इन्होंने ये माना कि उत्थान के साथ अपर्दन चालू हो जाता है, और ये भी बात यहाँ पे सही है कि उत्थान के बाद अपर्दन चालू हो जाता है। पेंक ने इन सभी मान्यताओं को अस्वीकार किया और पेंक ने उत्थान की अवधि लंबी बताई, इसलिए अपर्दन के दूत लंबी अवधि तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। इसलिए उत्थान के साथ साथ अपर्दन की क्रिया भी होती है। अधिकतर पुरोगामी नदियाँ इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि अपर्दन और उत्थान के कार्य एक साथ होते हैं। ठीक, जो पुरोगामी नदियाँ हैं जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु, पुरोगामी नदियों का विकास डेविस के सिद्धांतों से नहीं बल्कि पेंक के विचारों से मेल खाता है। प्रश्न आपका पूछा गया है कि पुरोगामी नदियों का विकास डेविस के सिद्धांत से मेल खाता है पेंक के, तो पेंक के विचारों से मेल खाता है। पेंक के अनुसार लंबी अवधि तक उत्थान और अपर्दन एक साथ होते हैं। पुनः उत्थान और अपर्दन के कार्य की अवधि सभी अपर्दन की अवधि की तुलना में अधिक होती है। ठीक, तो इसे भी जो हमने आपको मैप बनाया उससे आप समझ सकते हैं। पेंक की यह मान्यता है कि उत्थान का कार्य धीमी गति से होता है और वह लगातार भी नहीं होता, जबकि डेविस ने ये बताया कि तीव्र होता है, लगातार होता है। अमेरिकी भूशास्त्री होम्स ने अपनी जो बुक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के माध्यम से यह भी बताया है कि 1928-29 के आसपास का इन्होंने कि उत्थान का नुमा संवहन चक्र के प्रभाव का परिणाम है। उत्थान क्या है कि चक्रीय नुमा संवहन के चक्रीय नुमा संवहन चक्र के प्रभाव का परिणाम है। संवहन चक्र का प्रभाव लंबी अवधि तक होता है, लेकिन पूर्ण अवधि में उसकी गहनता एक समान नहीं होती है। इसलिए स्पष्ट होता है कि उत्थान के विषय में डेविस और पेंक दोनों के विचारों में मूलभूत अंतर था। अब अंतर क्या रहा है हमने आपको डिफाइन कर दिया है। क्लियर हुआ ना कि आपने देखा कि समरूपता तो कई हैं, लेकिन अंतर आपका उत्थान के अनुसार है कि डेविस मानता है कि भाई उत्थान हुआ उसके बाद अपर्दन चालू हुआ, लेकिन पेंक मानता है कि नहीं, जो उत्थान हो जाएगा विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं की वजह से ये आपका उत्थान के साथ अपर्दन चालू हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें आपने देखा कि इसका तुलनात्मक अध्ययन क्या है पेंक और डेविस का। यदि प्रश्न आपसे पूछता है तो जो आपके प्रश्न आएंगे वो आपके यहीं से मिलेंगे। समानताएं भी पूछ सकता है, लेकिन अंतर ज़्यादातर पूछा गया है। और आप इनके जैसे संप्राय मैदान किसने यूज किया, तो डेविस ने, और पेंक महोदय ने क्या यूज किया, तो पेंक ने आकृति विहीन भागों में के लिए इन्होंने इंड्रम्प नाम दिया। क्या नाम दिया? इंड्रम्प नाम दिया, जिसमें उन्होंने अवरोधी शैलों को क्या बोला, इसमें कुछ जैसे आपने संप्राय मैदान में क्या देखा, मोनार्ड नाक, संप्राय मैदान डेविस में मोनार्ड नाक देखा। उसी तरह से कहीं कहीं शैलें का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा दिख देगा आपको, तो इसे एंसेल वर्ग इन्होंने कहा। ठीक, यानी एंसेल वर्ग शेष रह जाते हैं। और जब इन्होंने बोला पेंक ने कि जब मुख्य नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदी घाटियाँ भी अपने आधार तल को प्राप्त हो जाएं, तब इसे क्या बोला जाएगा, प्राइमारम। क्या बोला जाएगा? प्राइमारम। तो प्राइमारम क्या है कि जब मुख्य नदी के साथ साथ उसकी जो सहायक नदियाँ वो भी अपने आधार तल को प्राप्त हो जाएं। इसके बाद पुनः भूखंड में क्या हो जाए, उत्थान प्रारंभ हो जाए, अर्थात कि जो उठा हुआ गुंबद है प्रारंभ है, जिस पर कि अपर्दन चक्रिया की अवधारणा प्रभावी होंगी। क्लियर हुआ? तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। इसे पेनी प्लेन कहा था। ठीक, इंड्रम्प भी पूछा गया क्या है, प्रारंभ भी पूछा गया क्या है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत। तो आइए देखते हैं प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत। यहाँ से आपके प्रश्न तो बनते ही हैं, चाहे आप जनरल स्टडीज का पेपर देने जा रहे हों या फिर आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न है ये पूछा गया था IAS 2014 में, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, कितने सिद्धांत हैं, कैसे हैं,
क्योंकि आप प्रीवियस उठाएंगे यूजीसी नेट का तो वहाँ पे आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। अंतः सागरीय रूपों में प्रवाल भित्ति एटाल अपना अलग ही महत्व रखते हैं। इनका निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन यानी उनके एक स्थान पे इकट्ठा होने और संयोजन होने के द्वारा ये होता है। यानी जो प्रवाल भित्ति है उसका निर्माण, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है, तो कोरल पॉलिप या फिर सागरीय मूंगे से। प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय में समुद्र के तटों की एक विशेषता होती है। प्रवाल कीटों के अलावा एल्गी, फोरामिनिफेरा, मोलस्का, एकाइनोडर्स आदि कीट भी प्रवाल भित्ति के निर्माण में योगदान देते हैं। यानी कि जो ये कोरल पॉलिप होता है बहुत दिनों से कलेक्ट होते होते, भित्ति का मतलब होता है दीवार। ठीक, आप इसको किसी अन्य चीज़ों में न ले जाइएगा। ठीक, इसका प्रवाल भित्ति का मतलब है कि यहाँ पे दीवार, एक प्रकार से वाल। तो जो दीवार है या दीवार है, ठीक, तो यही आपका यानी कोरल पॉलिप का एक मोटा यहाँ पे आप लेयर मान लें, वही हो गया। तो प्रवाल भित्तियाँ अनिवार्य रूप से ये आपका जो 250 आपने लिखा है ये आप लिख लीजिएगा, 25 अंश नॉर्थ और यहाँ पे आपका 25 अंश साउथ, यानी 25 उत्तर और 25 दक्षिणी अक्षांशों में ये पाई जाती है, इन्हीं के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखिएगा कि इनके बीच पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों के निर्माण की कुछ दशाएं भी हैं और ये दशाएं आपके परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 बार पूछे गए हैं। यूपीएससी में भी पूछा गया है और स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। प्रवाल भित्तियों के निर्माण की आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं कि जो क्षेत्र है कैसा हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, अर्थात कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो, 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो। कहें कि आपको 25 भी मिल जाएगा, तो यानी कि जो आदर्श दशा है वो इसी के आसपास की है। तो ये मत कहिए कि यहाँ पे सर 20 दिया है, 25 दिया है, तो कौन सा लगाएं। तो यही तो आपका यहाँ पे कंफ्यूज करता है। और ये जो मैंने लिया है ये आपका यूपीएससी में आपने देखा कि 2014 में अगर आप पेपर देखेंगे ऑप्शनल वाला ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे ये प्रश्न आया था। तो स्वच्छ जल लवणता रहित होना चाहिए और लवणता कितनी होनी चाहिए, 27 परमिल से लेकर 30 परमिल। अब देखिए यहाँ पे परमिल पूछा है तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, जो 30% नहीं है यहाँ पे। आप देखिए इस तरह से बनाया है, अर्थात कि 1000 ग्राम पानी में यानी 1 लीटर पानी में कितना नमक उपस्थित है, यही इसका परमिल का मतलब होता है। तो 27 ग्राम से 30 ग्राम आपका वहाँ पे 1 लीटर जल में नमक होना चाहिए कम से कम। और ये कहाँ पे ज़्यादातर विकसित होंगे, जहाँ पे अंतर समुद्री चबूतरे ज़्यादा हों, यानी जहाँ पे जो अंतर सागरी चबूतरा है वह ज़्यादा चौड़ा हो, यानी उसकी लंबाई ज़्यादा हो वहाँ पे, तब वहाँ पे आपका ये विकसित हो पाएगा। जैसे आप देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, चलिए ऑस्ट्रेलिया बना दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के यहाँ वाले पार्ट में देखिए सिडनी के ईस्ट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोरल रीफ है और जो यहाँ का छज्जा है काफ़ी चौड़ा है, तो इसलिए ये यहाँ पे उग पाते हैं आसानी से। टेम्परेचर भी आपने देख लिया। तटीय प्रवाल भित्ति में कई प्रकार के विवाद इसमें पाए नहीं जाते हैं, लेकिन रोधिका और द्वीप की उत्पत्ति के उपयुक्त विवरण के कारण इसमें विवाद हो जाता है कि रोधिका कौन है, कौन सी द्वीप है। इसलिए इनके संबंध में कई सिद्धांत भी दिए हैं, सिद्धांतों को देख लीजिए। डार्विन और डाना का जो है सिद्धांत है भू अवतलन सिद्धांत। तो डार्विन ने बैरियर रीफ और एटाल की उत्पत्ति संबंधी जो भ्रांतियाँ थी उसको दूर किया। इसके लिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया अवतलन सिद्धांत 1837 में दिया। इसमें 1842 में संशोधन किया गया और ज्वालामुखी से उत्पन्न द्वीप या सागर तट पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, जो बाद में धीरे धीरे अवतलन से वहाँ प्रवाल रोधिका का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद अवतलन से एटाल का भी निर्माण, एटाल एक प्रकार का द्वीप है, इसका निर्माण हो जाता है घोड़े की नाल की तरह। अगला है मर्रे
अगासिज सैम्पर का जो स्थिर अवस्थल सिद्धांत है। मरे का 1880 में, अगासिज ने 1851 में सैम्पर है। तो इसमें क्या था कि मुख्य रूप से ये भी आपका अवतलन के विरुद्ध था ये, और अपना इसमें विचार इन्होंने दिया 2 पार्ट में करके। पहले में इन्होंने बताया कि प्रवाल भित्ति का निर्माण क्या होता है, अंतर सागरीय चबूतरों पर हुआ। दूसरे में ये मानते हैं कि प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक स्थल की प्राप्ति सागर तल के गिर जाने से हुई है, न कि अवतलन से हुई है, यानी कि अवतलन के ये विरुद्ध माने। इसमें से मरे प्रथम वर्ग में आते हैं, यानी मरे ने क्या किया कि अंतरसागरीय चबूतरे पे प्रवाल भित्ति के निर्माण के बारे में बताया, यानी प्रथम वर्ग में आ गए, और उन्होंने स्थल की प्राप्ति के लिए 2 उपचार बताए। मरे महोदय ने माना कि प्रवाल भित्ति 30 फैदम तक ही जीवित रहती है और सागर तल पर स्थल स्थिर रहते हैं, तो फिर प्रवाल भित्ति रोधिका द्वीप का निर्माण होता है। यदि ज्वालामुखी विवर या द्वीप प्रवाल का तल जो है ये 180 फुट से ऊपर रहते हैं तो उनका घुलन क्रिया के द्वारा अवतलन हो जाता है, और यदि वह प्रवाल तल से नीचे हैं तो उस पर अंतरसागरीय पैलेजिक जमाव हो जाता है। गार्डनर ने हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप और मालदीव में विद्यमान प्रवाल भित्तियों का अध्ययन किया और अपना स्थिर स्थल सिद्धांत 1930 में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रवाल भित्तियों का निर्माण 250 से लेकर 240 मीटर गहरे अंतरसागरीय चबूतरों पर सागरीय तलछट में गहन सागरीय जीवों के जमाव के ऊपर होता है। उनके अनुसार लैगून का निर्माण मृत प्रवालों के घुलने से होता है। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। तो डेली का जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है, इन्होंने ये बताया कि डेली ने हवाई द्वीप की यात्रा की 1915 में, उसी समय सिद्धांत दिया और उन्हें मोनाकी पर्वत पर हिमनदन के चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने प्रवाल के संबंध में अपने हिमनदी नियंत्रण या हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दे दिया। डेली के समय यह सिद्ध हो गया था कि प्रवाल द्वीप भित्तियाँ प्लेस्टोसीन युग के बाद बने हैं। उन्होंने अपना सिद्धांत रख दिया और बतलाया कि हिमयुग के कारण सागर तल पर 33 से लेकर 50 फैदम की गहराई तक नीचे चला गया था सागर, तथा कम तापमान के कारण प्रवाल जो भी थे मर गए और चबूतरे और वादियों में एकत्रित होते गए। बाद में जब हिमयुग की समाप्ति हुई तो जलस्तर क्या हुआ, फिर से ऊपर आने लगा, और जब जलस्तर फिर से ऊपर आने लगा तो 33 से 50 फैदम तक का और उन चबूतरों के सहारे जो प्रवाल भित्तियों का निर्माण हुआ था और रोधिका का जो विकास हुआ था चौड़े चबूतरे पर, एटाल का निर्माण एकांकी समुद्री चबूतरे पर हो गया। ठीक, अगला है डेविस की जो संकल्पना, उसको भी देख लीजिए, और ये लास्ट है। डेविस ने ये माना 1912-18 में इन्होंने अवतलन सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। उनके अनेक सिद्धांत इसमें सम्मिलित किए गए। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति और निर्माण से संबंधित जो भी विवाद थे, डेविस उस पर पूर्ण विराम लगाना चाहते थे, जो कि काफ़ी हद तक इन्होंने किया। डेविस ने डार्विन के अवतलन और मर्रे के स्थल सिद्धांत तथा डेली के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत में तापमान से सागर तल को भी प्रवाल का संबंध जोड़कर डेविस ने संयुक्त परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक, इसीलिए डेविस की जो परिकल्पना काफ़ी प्रसिद्ध हुई और काफ़ी हद तक इन दोनों में जो भ्रांतियां थी उसको दूर करने का प्रयास डेविस महोदय का रहा है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ पे आपको इतने स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराए जाएंगे और इतना टेस्ट आपको दिया जाएगा कि जो भी प्रश्न आगामी परीक्षा में संभावित हैं आपका यहीं से मिल जाएगा। कम से कम टारगेट यही बनाया गया कि आने वाले 5 में से 4 प्रश्न किसी भी कीमत पे आपके एक पेपर में यानी एक यूनिट के आप कर पाएँ। यानी टोटल आपका जो टारगेट बनाया गया है लगभग 40 प्रश्न आपके सही कराने का उद्देश्य यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को वहाँ से जुड़कर खुशी होगी। काफ़ी लोग जुड़ के यदि आप उन लोगों ने विश्वास जताया है तो हमारी उम्मीद यही है कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, कोशिश यही रहेगी। और साथ ही साथ वहाँ पे आपके लिए जो पेड ग्रुप में शामिल हैं उनके लिए डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है, जहाँ पे उन्हें ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो आपके यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। ठीक, धन्यवाद।